ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड जीजी को देखते हैं जो अपने होटल रूम में एक मेल मॉडल का आने का वेट कर रही थी। तभी इस ड्रामा का मेन लीड शैन वहां पर आ जाता है। यहाँ पर जीजी ड्रंक थी और वो शैन को मेल मॉडल ही समझ रही थी, इसीलिए वो उसके कमरे में आते ही उसे किस करने लग जाती है। शैन उसे यहाँ अपनी आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है, तभी जीजी कहती है कि तुम्हें कोऑपरेट करना है या फिर मैं किसी और मॉडल को बुक करूँ। अब ये मौका शैन कहाँ ही जाने देने वाला था। अब वो भी तुरंत ही कमरे के अंदर आने लगता है और जीजी को किस करने लग जाता है। जीजी यहाँ अपनी स्टोरी बताने लगती है। वो पिछले 8 सालों से वो जियोंग जो कि रिश्ते में उसका स्टेप ब्रदर लगता है, उसे वो पसंद करती थी और दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन वो अचानक एक अमीर लड़की से सी हुई से एंगेज्ड हो रहा है। दैट्स वाई जीजी को लगता है अगर वो किसी लड़के का दिल नहीं जीत सकती, लेकिन वो उसे अपने कमरे में तो बुला ही सकती है। दैट्स वाई उसकी जो बेस्टी होती है उसके लिए यहाँ पर एक मेल मॉडल को बुक किया था। जब जीजी और शैन दोनों ही रोमांस कर रहे थे तभी उसे जियोंग का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन जीजी यहाँ पर फोन नहीं उठाती और वो शैन के साथ यहाँ पर दोनों ही रोमांस करने लग जाते हैं और ये दोनों ही एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली मॉर्निंग जैसे ही जीजी की आँख खुलती है वो देखती है कि वो सच में एक लड़के के साथ इंटीमेट हो चुके हैं और यहाँ पर वो शैन को एक मेल मॉडल ही समझ रही थी। जीजी का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी। अब यहाँ से निकलने से पहले जीजी देखती है कि जियोंग के बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए हैं, क्योंकि कल जीजी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो उसके किसी भी कॉल या मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं देती। अब जाने से पहले जीजी शैन को पैसे देकर जा रही थी, लेकिन शैन जीजी को रोक करके अभी भी अपना आइडेंटिटी बताने का कोशिश करता है, लेकिन इतने में जीजी कहती है कि अब वो उसके पीछे ना पड़े, क्योंकि वो यहाँ पर उसे उसके सर्विस के पैसे दे रही है और बेहतर यही होगा कि अब से वो उसे परेशान ना करे। जीजी उसे मेल मॉडल समझकर यही कहती है और यहाँ से चली जाती है। जीजी के जाने के बाद शैन यही सोचता है कि अब वो उसे जाने नहीं देने वाला है, क्योंकि वो भी पिछले 10 सालों से जीजी से ही प्यार करता था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कुछ साल पहले उसे किडनैपर्स ने किडनैप किया था। जीजी ने ही शैन की जान बचाई थी जब वो उससे दोबारा मिलने के लिए जाता है। जीजी शहर छोड़ करके जा चुकी थी और शैन को भी उसके पेरेंट्स बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे और इसीलिए वो फिर से जीजी से भी नहीं मिल पाया था और इस बार शैन दोबारा से जीजी को अपना बनाने के लिए वापस आया हुआ था और ये कहानी जीजी को तो पता ही नहीं है और ना ही शैन की आइडेंटिटी उसे पता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जीजी रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि सॉरी यार, कल मैं मेल मॉडल नहीं भेज पाई तुम्हारे लिए, ज्यादा ड्रंक हो गई थी। इतने में वो देखती है जीजी के नेक पर लव वाइट है, तो जीजी कहती है कि लगता है मैं किसी और के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ, बट कोई नहीं, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इतने में हम देखते हैं कि जीजी का मैनेजर आकर उसे कहता है कि कंपनी का एक नया बॉस आने वाला है और तुम्हें ही उसे मिलने के लिए जाना है, क्योंकि तुम इस डिपार्टमेंट की हेड हो तो तुम्हें ही उनका ख्याल रखना होगा जाकर और उनके पसंद नापसंद की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीजी सोचती है कि ये मैनेजर तो बहुत ही बड़ा बदतमीज होते जा रहा है, वैसे तो प्राइवेट कंपनीज में ये नॉर्मल चीजें होती ही रहती हैं। अब जीजी तो वैसे अपने नए बॉस से मिलने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो अपने मैनेजर के बात को भी नहीं टाल सकती थी और उसके बताए होटल रूम पे वो अपने नए बॉस से मिलने के लिए जाती है। लेकिन इतने में ही शैन डोर ओपन करता है तो ये देखकर जीजी शॉक्ड हो जाती है। लगता है कि शैन यहाँ पर भी सर्विस देने के लिए आया है, लेकिन बॉस तो लड़का है, इसका मतलब शैन को लड़का और लड़की दोनों में इंटरेस्ट है। अब जीजी सोचने लगती है कि उसने क्या कर दिया, वो अपना फर्स्ट टाइम किसी ऐसे इंसान को कैसे दे सकती है जिसे कि लड़का और लड़की दोनों में इंटरेस्ट हो। अब शैन तो इसे ऐसे देखकर इस बात पर हंसने लगता है। वैसे तो वो उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन जीजी अपने ही सपने सजा के रखी हुई थी। दैट्स वाई वो जीजी को एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहा था। जीजी सोचने लगती है कि क्या इस कमरे में सच में हमारा बॉस है और उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। शैन के साथ यहाँ पर उसका फ्रेंड था। शैन उसे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है कि असल में शैन ही तो उसका बॉस है और वो जीजी के क्लोज होते हुए कहता है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो आज रात वो उसे फ्री सर्विस दे सकता है। जीजी तो ये सुनते ही शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो शैन का पीछा छुड़ा कर यहाँ से जाने लगती है। इतने में उसका दोस्त कमरे से बाहर आता है और कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या तुम्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट है? तो शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों कमरे के अंदर जा रहे थे, लेकिन वो अपने फ्रेंड को कमरे के अंदर आने ही नहीं देता। बेचारा उसका फ्रेंड तो गेट नॉक करते रह जाता है। दूसरी तरफ जीजी बाहर निकलती है और वो सोचने लगती है कि अब वो शैन से पीछा कैसे छुड़ाए, कहीं बॉस इस बात पर गुस्सा ना हो जाए कि उसने उसके लव पार्टनर का इस्तेमाल किया था। और इतने में यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए जियोंग आया हुआ था। अब जीजी उसे बड़ा भाई कहकर बुलाने लगी थी, तो वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है क्या,
तुम्हें पता है कि मॉम की जिद की वजह से मुझे सीयू से शादी के लिए हाँ करना पड़ा, पर प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। और यहाँ ऊपर होटल रूम से शेन जीजी को देख रहा था। वो अपने दोस्त को बताता है कि वो जीजी से प्यार करता है, इसीलिए वो अब्रॉड में सब कुछ छोड़ करके चाइना वापस आया था। उसके दोस्त को शेन की स्टोरी नहीं पता थी कि आखिर वो जीजी से इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि जीजी तो किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी शेन की तरह। दूसरी तरफ जियांग जीजी को उसकी माँ से मिलने के लिए लेकर जाता है। अब वो जियांग को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ रहना था। जियांग को जीजी से बात करना था, इसलिए वो कहता है कि वो उसका बाहर वेट कर रहा है और वो जियांग से बात करने के लिए बाहर आ जाए। उसकी मॉम को कोई खबर नहीं थी कि इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन मॉम ये जानती थी कि उसकी बेटी जीजी जियांग को पसंद करती थी, लेकिन फिलहाल वो इस रिश्ते को खराब करना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीजी जियांग से क्लियर करती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वैसे भी जियांग की अब एक फियांसी है, तो वो उसे कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। तो वो पूछता है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तभी शेन वहाँ से गुजर रहा होता है, तो जीजी उसे देखकर कहती है कि यही तो है मेरा बॉयफ्रेंड। जियांग को लगता है कि वो ड्रामा कर रही है, किसी भी रैंडम इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है। 8 साल से जो लड़की मुझसे प्यार करती थी, अचानक से वो किसी भी रैंडम लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है। जीजी यहाँ पर शेन को इशारा करती है कोऑपरेट करने के लिए, बदले में वो उसे पे करेगी। यहाँ पर भी शेन उसे जानबूझकर छेड़ते हुए अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए कहता है। जब वो उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही है, तो वो वैसे ही उसे ट्रीटमेंट भी देगा। जीजी शेन की बातों के लिए रेडी हो जाती है, तो शेन भी यहाँ पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि वो सच में जीजी का बॉयफ्रेंड हो। तो शेन जियांग से कहने लगता है कि हाँ, मैं सच में जीजी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रिसेंटली ये रिलेशनशिप में हम दोनों आए हैं, तो आप ही इसके स्टेप ब्रदर हो ना। हाँ हाँ, जीजी ने मुझे इस बारे में बताया था। जियांग जीजी पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि वो ये सब कुछ ड्रामा छोड़ दे और छोटी बच्ची जैसे हरकतें करना अब वो बंद करे। और इतने में जियांग को एक कॉल आता है, तो जियांग को फिलहाल यहाँ से अभी जाना पड़ता है, लेकिन वो शेन के बारे में पता जरूर लगाएगा कि आखिर वो लड़का कौन है जो कि जीजी के इतने करीब आ चुका है। अब जोंग के जाते ही जीजी उस शेन से कहने लगती है कि वैसे एक्टिंग तो तुमने बहुत ही बढ़िया की है। तो जीजी की ये बात सुनकर शेन तुरंत ही उसके क्लोज आता है और उसे टीज करते हुए कहता है फिर चलो मेरा पेमेंट ही दे दो। तो जीजी सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हुए जा रहा है। वैसे जियांग के सामने इसने शेन को बॉयफ्रेंड बना लिया था और अगले कुछ दिनों तक उसे शेन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रखना था। दैट्स वाई ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट वगैरह भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ पर शेन जो था जीजी के सामने बहाने कर रहा था क्योंकि शेन होमलेस है, तो जीजी कुछ दिनों के लिए अपने घर में उसे रहने की परमिशन दे। वो मना करती है, तो वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और वो बताता है कि उसकी माँ बीमार है और उसके डैड कैसीनो वगैरह खेलते हैं और इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं रहते। तो जीजी सोचती है कि वैसे भी उसे जियांग से पीछे छुड़ाने के लिए शेन की जरूरत तो पड़ेगी है, इसीलिए जीजी अगले कुछ दिनों के लिए शेन को अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। शेन को अपना एड्रेस बता देती है और नेक्स्ट डे जैसे ही अपने ऑफिस से आती है, तो वो देखती है कि शेन ने एप्रन वगैरह पहनकर उसके लिए डिनर वगैरह प्रिपेयर करके रखा है और घर भी पूरी तरह से क्लीन करके रखा है। जीजी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच में ये उसका ही घर है और शेन को इतना अच्छा खाना बनाने आता है, इस बात पर उसे तो ट्रस्ट ही नहीं था। बट शेन उसे कहने लगता है कि मैं सर्विस बहुत अच्छे से देने जानता हूँ। अब शेन उसे प्यार से अपने हाथों से खिलाता है। जीजी अपने कमरे में जाती है और तभी शेन डोर नॉक करता है और जानबूझकर बैटिंग ड्रेस पहनकर और जीजी के लिए मिल्क लेकर आया था। अब यहाँ पर जीजी को शेन को ऐसे देखते ही उस रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। शेन तो जानबूझकर ही जीजी को छेड़ रहा था और वो जीजी के साथ ही स्टे करने के बारे में बोल रहा था, लेकिन जीजी इस वक्त उसके साथ रोमांस करने के इरादे में नहीं थी। तो जीजी कोई बहाना करके शेन को रूम से बाहर भेज देती है और शेन को बाहर सोफे पर ही सोना पड़ गया था। शेन अपनी डायरी में हर एक चीज जीजी के बारे में नोट कर रहा था। शेन जीजी के ख्यालों में खो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी जैसे ही ऑफिस आती है, तो उसका मैनेजर आकर उसे कहता है, उसका मैनेजर कहता है अपने ऑफिस की तरफ से उसे डिनर के लिए जाने के लिए कहता है। और जीजी को तो पता था कि डिनर पार्टी में आखिर क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने काम को मना भी नहीं कर सकती थी। और जीजी शेन को मैसेज करके बताती है कि वो ऑफिस की तरफ से डिनर करने के लिए जा रही है, तो डिनर प्रिपेयर ना करे। अब ये मैसेज देखकर शेन को डाउट होने लगता है कि जीजी कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए शेन अपनी मीटिंग को जल्दी जल्दी खत्म करके जीजी को देखने के लिए कि वो किसके
के साथ डिनर करने के लिए जा रही है ऑफिस की तरफ से, तो शन वहाँ के लिए निकलता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जीजी अपने उस ऑफिस मीटिंग डिनर पार्टी में पहुंच जाती है अपने ऑफिस की कोऑपरेशन के लिए बात करने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर जीजी को ड्रिंक करने के लिए बोलने लगते हैं। जीजी मना कर रही थी लेकिन फिर भी वो लोग उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हमारा कल्चर पता है ना, तो तुम्हें ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। तो जीजी सीधी तरीके से मना करती है कि नहीं, वो एक लड़की और इतना ड्रिंक करके उसे घर भी तो जाना है, करके अकेले घर जाना उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी बदतमीजी पर उतर जाते हैं। तभी शन वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाता है। उन लोगों को शन की आइडेंटिटी के बारे में पता था, सो दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर शन से पंगा नहीं ले सकते थे। इसके बाद शन जीजी को बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी थोड़ी सी ड्रंक थी और वो उनके बातों को समझ नहीं पा रही थी और वो लोग शन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब बाहर आते ही जीजी की बुद्धू जैसी हरकतें चालू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जियोंग आता है और वो शन पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो जीजी के साथ क्या कर रहा है। तो शन कहता है कि दिख नहीं रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसका केयर कर रहा है। तो इतने में यहाँ पर जियोंग अपना बैंक बैलेंस दिखाते हुए कहता है जब इस लायक हो जाओगे तब आना जीजी का ख्याल रखने के लिए तुम। तो शन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पैसे मेरे पैसों के 1% भी बराबर नहीं है। देखकर शन अपना बैंक बैलेंस दिखाता है। ये देखकर जियोंग चुप हो जाता है और सोचता है कि शन इतना अमीर है तो जाहिर सी बात है ये बात उसने जीजी को बताई नहीं होगी। और आखिरकार शन कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है, ये बात आखिरकार जियोंग को ये बात पता लगाना यहाँ पर जरूरी था। और वो फिलहाल कुछ नहीं बोलता तो शन चुपचाप जीजी को यहाँ से उठा कर लेकर चला जाता है। अब दोनों ही घर आते हैं तो यहाँ पर जीजी शन को उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। शुरुआत में तो शन मना करने लगता है लेकिन जीजी नहीं सुनती और उसे फोर्स करती है तो शन खुद को रोक नहीं पाता और वो दोनों यहीं पर रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगली सुबह जीजी जियोंग के सपने देख रही होती है कि जीजी जियोंग को सपने में पीट रही है और उसके बगल में यहाँ रियल में शन बैठा हुआ है और वो जियोंग समझ के शन को पंच मार देती है। अब शन थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि वो जियोंग के बारे में सपने देख रही है, लेकिन जीजी को शन के जेलसी के बारे में यहाँ पर पता नहीं लग पाता और अब शन गुस्सा होकर के बाहर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। इतने में जीजी को जियोंग का मैसेज आता है जो उसे कह रहा था कि शन उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और वो उसे छोड़ दे। तो जीजी यहाँ मैसेज करती है कि भाई आप ये सब मैसेज करना छोड़ दो, मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इस तरह किसी और लड़के से बात करूँ तो। अब रेडी होकर जीजी जैसे ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो वो शन को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। तो शन यहाँ पर उसे कहने लगता है उसे बदला लेने के लिए अब यहाँ पर शन से उससे शादी करनी पड़ेगी। तो जीजी भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे ये सारी चीजें जियोंग से है पीछे छुड़ाने के लिए हेल्प करने वाली थी। अब दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलकर शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जीजी को सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने शन से शादी कर ली है और वो भी एक मेल मॉडल से। बट जो भी हो सच्चाई तो यही है, शन का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया जीजी से शादी करके। इतने में जीजी को उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसकी तारीफें करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि कंपनी का बॉस उन लोगों पर पुलिस का केस किया हुआ है। अब ऑब्वियसली कंपनी के बॉस ने जीजी के लिए सब कुछ किया है तो वो कंपनी के बॉस को जानती ही होगी, इसी वजह से वो जीजी को इस बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। अब शन इसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो जीजी कहती है कि अरे कंपनी का बॉस तो मुझे बड़ा ही सपोर्ट कर रहा है और मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं हूँ, ये सब क्या चल रहा है। तो शन कहता है अगर मैं ही इस कंपनी का बॉस निकला तो। जीजी कहती है अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली और डाइवोर्स ले लूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीजी की मॉम के बुलाने की वजह से वो मॉम के घर जाती है, जहाँ पर वो अपने होने वाली भाभी सीहुई से मिलती है, जो कि जीजी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि जियोंग जीजी को पसंद करता था। जीजी यहाँ पर अपने मॉम से मिलती है और जियोंग एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता था कि सीहुई यहाँ पर आने वाली है। उसकी मॉम भी आकर जीजी से यही कहती है तो जीजी कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीहुई वैसे भी इस घर की होने वाली बहू है तो इसका आना जाना तो कॉमन ही है। जीजी मॉम के लिए खाना बनाने जाती है तभी जियोंग यहाँ पर आता है और उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है, लेकिन जीजी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बस एक ही बात क्लियर करती है कि उसने जियोंग से ब्रेकअप कर लिया है, अब वो किसी से भी शादी कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं सीहुई भी जीजी के पास आती है। जियोंग के जाने के बाद वो खुद को हर्ट करती है और वो सब कुछ ब्लेम जीजी के ऊपर डाल देती है और जियोंग यहाँ पर आता है और वो जीजी को डांटने लगता है। सीहुई को हर्ट कैसे कर सकती है। जीजी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि उसने सीहुई को हर्ट नहीं किया है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और जीजी पर ही गुस्सा निकालने के बाद वो सीहुई को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर जाने लगता है। जीजी की मॉम को भी ये सारी बातें पता चलती है। मॉम यहाँ पर आती है, वो खुद भी अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं करती और कहने लगती है कि आई नो कि तुम
जियोंग को पसंद करती थी, लेकिन सी वे उसके लिए ज्यादा बेटर है। वो भी उन्हीं की तरह अमीर है, तो बेटर यही होगा कि वो उन दोनों की शादी होने दे अच्छे से। जीजी को इस बात का बुरा लगता है कि उसकी खुद की माँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती कि उनकी बेटी ने सी हुई को बुली नहीं की है। सियोंग तो उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर तो जाता ही है। जीजी का तो दिल टूट जाता है और वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम, आई थिंक मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब जीजी जैसे ही बाहर आती है तो शेन उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। इसी वजह से जीजी इतनी उदास है। शेन के पूछने पर जीजी बताती है कि मैंने सी हुई को हर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी सबको यही लगता है कि मैंने उसे हर्ट किया है। तो शेन जीजी को दिलासा देते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं कर सकती हो। शेन की ये बातें सुनकर जीजी को बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, और वो भी मुझ पर अनब्रेकेबल ट्रस्ट कर रहा है। अब सियोंग यहाँ से जाते हुए सी को बताता है कि बचपन में जीजी ने एक लड़के को किडनैप होने से बचाया था, और उसके बाद से ही जीजी को ट्रॉमा हो गया है और वो अपने आसपास के लोगों को कभी कभी खतरा समझने लगती है। मे भी इसीलिए उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया होगा। इस बात पर सी हुए तो कुछ नहीं कहती। घर आने के बाद जीजी को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो मॉम से कह देती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ है और वो उसके लिए खाना बना रहा है। अब उसकी मॉम तो ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि जीजी ने शादी कर ली है, किससे, ये तो उसने बताया ही नहीं था। इतने में जियोंग यहाँ पर आता है तो मॉम उसे ये सारी बातें बता देती है। अब जियोंग को लगने लगता है कि शायद जीजी ने उसी लड़की से शादी की होगी, और अब वो जीजी से इस बात की सच्चाई पूछने के लिए निकल रहा था। उसकी मॉम जियोंग को समझाती है कि अगर तुम दोनों अलग हो ही गए हो तो बेहतर यही होगा कि तुम अलग हो ही जाओ पूरी तरीके से। इधर जीजी शेन के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। जीजी शेन को थैंक्स कहती है उस पर भरोसा करने के लिए और उसके लिए सब कुछ करने के लिए। तो शेन जीजी से कहता है कि मैं पति हूँ अब तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारा पति हूँ तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारा ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें बताओ मैं तुम्हें, नहीं तो बताओ किसे सपोर्ट करूंगा। अब ये दोनों डिनर के बाद रोमांस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जियोंग फ्लावर बुके लेकर जीजी को समझाने के लिए आता है। तो यहाँ पर जीजी डोर ओपन करके कहती है कि भाई ये ठीक नहीं होगा आपका इस तरह से मेरे घर पर आना। अब मैं मैरिड हूँ और आपकी भी शादी सीयुई से होने वाली है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जियोंग कहता है सीयुई कितनी अच्छी है, वो तुम्हें माफ कर दे रही है, तुम्हें माफी भी मांगने की जरूरत नहीं है। जीजी कहती है पिछले कितने सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं समझ पाए। मुझे लगता था मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाले इंसान तुम ही हो, लेकिन तुमसे अच्छा तो मेरा पति निकला। कम से कम इसे मुझ पर भरोसा था है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद जीजी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद शेन जीजी के साथ फिर से रोमांस करना स्टार्ट कर देता है और जियोंग यहाँ पर कमरे के बाहर डोर नॉक करता ही रह जाता है। शेन की नजर इतने में जियोंग की घड़ी पर पड़ती है। वो जीजी ने उसे दिया था। ये देखकर शेन को बहुत ही गुस्सा आता है। शेन जियोंग को नीचा दिखाने के लिए उससे उसकी घड़ी खरीदने वाला था। जियोंग काफी देर से डोर नॉक कर रहा होता है, लेकिन जीजी डोर ओपन नहीं करती है। इसके बाद जीजी शेन को थैंक्स करती है जियोंग के सामने उसे सपोर्ट करने के लिए। शेन तो यहाँ पर जीजी के साथ रोमांस के मूड में ही था। अब जियोंग को ऐसे ही डोर नॉक करता हुआ देखकर जीजी के पड़ोसी उसे स्टॉकर समझने लगती है और उसके गार्ड से कंप्लेंट कर देती है। लाकर जियोंग को वहाँ से लेकर जाता है क्योंकि वो जीजी को परेशान कर रहा है। जियोंग तो उन्हें समझा समझा कर थक गया था कि वो जीजी का भाई है और वो उसे परेशान नहीं कर रहा है। अब गार्ड जीजी को कॉल लगाता है तो वो कहती है कि वो उस इंसान को नहीं जानती है। ये सुनने के बाद वो गार्ड जियोंग को तो छोड़ने ही वाला नहीं था। इधर शेन जीजी को कमरे में लेकर जाता है। वो सो रही थी तो वो उसे बेड पर लेटा देता है और सोने देता है। इसके बाद हम देखते हैं शेन अपने ऑफिस के काम में लग जाता है, क्योंकि अपने ऑफिस का काम करना भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जियोंग से उसकी वॉच खरीदने के लिए बोलता है। शेन के पास तो बहुत सारे पैसे थे, वो जो चीज चाहे वो खरीद सकता था, लेकिन जियोंग जीजी का वॉच रखना डिजर्व नहीं करता और वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वो ये सब कुछ करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग के फादर उसे कहते हैं बड़ी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त बस इतना है कि उन्हें तुम्हारा वो वॉच चाहिए जो कि एक लिमिटेड एडिशन है और आउट ऑफ स्टॉक है। अब जियोंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था उन्हें ये वॉच देने के अलावा, और अपनी वॉच उस डील के लिए वो सेल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके असिस्टेंट के थ्रू कि उसने वो वॉच खरीद ली है। अब वो जीजी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जीजी उसके पास आने लगती है तो वो अपना फोन अंदर रख देता है ताकि उसे इस वॉच के बारे में पता ना चल सके। अब जीजी जैसे ही शेन के बनाए ब्रेकफास्ट टेस्ट करती है और वो उसकी बहुत ही तारीफ करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बना था। उसे लेट हो रहा था, वो थोड़ा बहुत ही खा करके जल्दी में निकल जाती है ऑफिस के लिए।
अब जैसे के जाते ही शेन अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ मीटिंग संभालने लगता है। अब जैसे ही कंपनी में आती है तो कंपनी में उसके मैनेजर के साथ एक डील को लेकर उसका थोड़ा सा नोकझोंक हो जाता है। दोनों के बीच बात बहुत बढ़ जाती है तो जीजी अपना जॉब यहाँ पर क्विट कर देती है। उसका बॉस भी उसे ये कहकर वहाँ से निकाल देता है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज मुझे मिल जाएंगे। देखा जाए तो जीजी ने और भी कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था क्योंकि उसे वैसे भी इस जॉब को पहले से ही क्विट करना था, क्योंकि उसे पता था ऐसे बॉस के साथ इस ऑफिस में वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाने वाली। इतने में जीजी को एक बड़ी कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे न्यू जॉब मिल गई है और सैलरी भी हाई थी। और जिस कंपनी में जॉब था उसे पता नहीं था कि उसका बॉस उसका पति शेन ही होने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड के साथ था। शेन को वो वॉच मिल गई थी और वो दोनों जीजी के बारे में बात कर रहे थे। तभी शेन की असिस्टेंट आकर शेन को बताती है कि उसकी वाइफ का जॉब अपने ऑफिस में फाइनल हो गया है। अब ये सुनकर तो शेन सरप्राइज्ड हो जाता है। उसने अपने सेक्रेटरी को ऑलरेडी मना करके रखा था कि जीजी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअली में वो इस कंपनी का ओनर है, और उल्टा असिस्टेंट ने उसकी वाइफ को उसी की कंपनी में जॉब दे दिया है। शेन सॉरी कहती है क्योंकि ये बात उसे याद नहीं थी। अब शेन को यहाँ पर खुद को छिपाना था और जीजी अपने बॉस से बात करने के लिए ऑफिस में आ रही थी। यहाँ पर एक क्लीनिंग स्टाफ भी थी, वो उसे अच्छे खासे पैसे दे करके उससे क्लीनिंग ड्रेस ले लेता है और वो खुद पहन लेता है ताकि वो ऑफिस का एक हेल्पर की तरह ही लगे। अब शेन हेल्पर की यूनिफॉर्म को पहन करके वहाँ पर हेल्पर की तरह ही खड़े हो जाता है। जब जिनजिन यहाँ उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती है। वो वहाँ क्लीनिंग लेडी की तरह ही बिहेव कर रहा था क्योंकि शेन ने अपने फ्रेंड से कहा था कि वही कंपनी का ओनर बनकर जिनजिन से बात करे, और जिनजिन भी यहाँ पर उसे कंपनी का ओनर समझकर ही बात करती है और अपने बिजनेस कॉपरेशन के बारे में उसे बोलती है। अब जिनजिन के यहाँ से जाते ही शेन को याद आता है कि उसे जल्दी से घर को जाकर जिनजिन के लिए खाना बनाना है। वो जल्दी से ऑफिस से निकलकर घर पहुँचता है। अभी वो ड्रेस चेंज ही कर रहा था, जिनजिन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो बहाने करने लगता है कि आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है इसीलिए वो ड्रेस चेंज करने गया था। वैसे जिनजिन तो बहुत ज्यादा खुश थी और वो शेन को बता रही थी कि उसे किस तरह न्यू कंपनी में एक जॉब ऑफर आया है। शेन भी उसे खुश देख करके बहुत ही खुश था। अब शेन जिनजिन के क्लोज जाकर उसे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बोलता है। जिनजिन भी मना नहीं कर पाती उसे। अगले दिन शेन अच्छे से रेडी वेडी हो करके अपने दोस्त से मिलवाने के लिए जिनजिन के पास जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो शेन ही नर्वस था। जिनजिन भी अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी और वो उसे मिल करके कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारा आवाज पहले भी सुना हुआ है, क्योंकि जिनजिन ने बॉस के तौर पर शेन के दोस्त का आवाज सुना था और उस दिन होटल का कमरे में भी उसने इसका आवाज सुना हुआ, और इसी वजह से जिनजिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। और यहाँ पर शेन का जो दोस्त होता है वो जैसे तैसे करके यहाँ का सिचुएशन जो है वो हैंडल कर लेता है। अब ये दोनों लंच करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जियोंग उन दोनों से टकरा जाता है। जिनजिन यहाँ पर क्लियर करती है कि उसने असल में यहाँ पर शेन से शादी कर ली है, लेकिन फिर भी शुरुआत में जियोंग को जिनजिन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब शेन यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है जियोंग को तब वो भरोसा कर लेता है। ये देखकर शॉक्ड भी हो जाता है और जिनजिन जियोंग से ये बात भी क्लियर करती है कि अब मुझे तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, बेहतर यही होगा कि तुम अब मेरी पर्सनल लाइफ में आकर तुम मुझे डिस्टर्ब किया मत करो। ये कहकर जिनजिन शेन को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब जियोंग को इस सच्चाई के रूबरू होने की वजह से उसकी थोड़ी बहुत ज्यादा तबीयत यहाँ पर खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद जिनजिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। जिनजिन को लगता है शायद उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने साथ शेन को लेकर वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि सीहुई की मॉम और वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ये दोनों माँ बेटी मिलकर जिनजिन पर ही इल्जाम लगाती है कि जियोंग की तबीयत इसकी वजह से ही खराब हुई है। तो जिनजिन यहाँ पर क्लियर करती है कि उसका जियोंग से कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शेन के साथ शादी हो चुकी है। तो बेहतर यही होगा कि वो लोग उसके ऊपर ब्लेम करना छोड़ दे। शेन यहाँ पर जिनजिन के हस्बैंड की तरह ही उसे सपोर्ट कर रहा था। जिनकी मॉम कहती है तुम अभी भी जियोंग की स्टेप सिस्टर हो तो तुम जाकर उससे मिल लो, एक बार तो तुम्हारा उससे मिलना बनता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि जियोंग को होश आ चुका है, तो सभी लोग जाकर जियोंग से मिलने लगते हैं। सीहुई तो फौरन से आकर जियोंग से कहने लगती है कि वही इकलौती है जो जियोंग का अच्छे से केयर करती है और वो उसकी फियांसे है और इसी वजह से वो उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन सीहुई की बातों से जियोंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक कि वो जिनजिन को नहीं देखता। जिनजिन को देखकर वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसे देख
देखकर इस तरह से बैंडेड नहीं करोगी। तो जिनजिन भी यहाँ पर सबके सामने क्लियर करती है, भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे और आपके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अब शादीशुदा हूँ और देखा जाए तो आपको तो मेरी किसी बात पर ट्रस्ट भी नहीं था। ये क्लियर करके जिनजिन शेन को यहाँ से लेकर के जा रही थी। तो शेन जिनजिन को रोकते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, मैं भी तो अपने ब्रदर की केयर कर लूँ थोड़ा। जियांग तो अब मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो ब्रदर इन लॉ की केयर करना इतना तो बनता है। ऐसा कहकर शेन यहीं पर कुछ देर तक जियांग से बातें करने लगता है। शेन यहाँ पर जियांग को वो घड़ी भी दिखाता है कि कैसे उसने ले लिया था उससे, और यहाँ पर वो बिल्कुल वही गेम खेलता है जो सीओई ने खेला था जिनजिन के साथ। वो थोड़ा अपना हाथ कट कर लेता है और जैसे ही जिनजिन यहाँ पर आती है, शेन ब्लेम जियांग पर डाल देता है। ये सब कुछ शेन के साथ जियांग नहीं किया है। अब ये देखते ही जिनजिन शेन पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो जियांग पर गुस्सा करने लगती है। और यहाँ पर जियांग कहने लगता है कि उसने शेन को तो बिल्कुल टच भी नहीं किया है, लेकिन जिनजिन यहाँ पर शेन की बातों पर ट्रस्ट करती है। फिर वो शेन को ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ से जाते हुए जियांग जिनजिन की फिक्र कर रहा था, तो सीओई उसे कहती है, अरे वो बिल्कुल मेरी तरह ही तो ड्रामा कर रहा है। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि असल में सीओई ने भी एक्टिंग की। वैसे तो ये बात यहाँ पर सीओई के मुंह से गलती से निकल गई थी। जिनजिन की मॉम भी सीओई पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे पर ट्रस्ट नहीं किया और उस बेचारे ने इतनी बातें सुन ली मेरी तरफ से भी। जियांग यहाँ पर गुस्सा होकर के सीओई के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ लेता है। सीओई के पास अब वैसे भी कुछ भी नहीं बचा था। अब घर वापस आने के बाद जिनजिन शेन की फिक्र कर रही थी। जिनजिन को पता था कि शेन ने खुद को जानबूझकर हर्ट किया और वो शेन से कहती है कि वो दोबारा ऐसा ना करे, उसे सपोर्ट करने के लिए। तो शेन यहाँ पर उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। अब शेन की इस तरह से बातें सुनकर जिनजिन को यहाँ पर लगने लगता है कि शेन को सच में कहीं उससे सच्चा प्यार तो नहीं हो गया जो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनजिन यहाँ पर अपनी मीटिंग में थी और उसके बारे में एक न्यूज वायरल हो गया था, जहाँ पर कि जिनजिन ने 8 साल पहले एक 17 साल के लड़के को किडनैपर से बचाया था। और वो लोग जिनजिन से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, तो वो जिनजिन यहाँ पर कहती है कि हाँ असल में ये बात सच है। कहती है कि लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले ऐसा काम किया था और पता नहीं इतने साल बाद ना जाने मेरे बारे में ऐसा कौन अब बात कर रहा है। जिनजिन के ऑफिस वाले तो सब लोग उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और उसकी तारीफ करने लगते। और शेन भी यहाँ से गुजर रहा था और वो उसने ये सारी बातें सुन ली थी। जिनजिन के सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं, ये देखकर शेन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे प्राउड हो रहा था कि जिनजिन बहुत ही सही कर, लेकिन शेन को ये भी जानना था कि किसने जानबूझकर इसने उसको बाहर लाया है। और उसके जाने के बाद यहाँ पर जियांग जिनजिन से मिलने के लिए आता है। जियांग जिनजिन से माफी मांग रहा था और बताता है कि उसने सीओ के साथ एंगेजमेंट तोड़ ली है। तो जिनजिन क्लियर करते हुए कहती है, मैं माफ तो कर दूंगी, लेकिन मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस बात को जल्द से जल्द समझ जाओ, तुम अच्छे से रहो। ये कहकर जिनजिन वहाँ से चली जाती है। सीओ की फैमिली को शेन ने बैंकरप्ट कर दिया था जिनजिन को सीओ से सेफ रखने के लिए। जब सीओई को पता चल जाता है तो वो सीओई बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो उससे मिलने के लिए उसकी कंपनी चली जाती है। शेन के ऑफिस में शेन का वीडियो बनाने लगती है, क्योंकि उसे पता था जिनजिन को अभी भी शेन की असलियत के बारे में नहीं पता। शेन के ऑफिस वाले वीडियो जिनजिन को दिखाकर वो जिनजिन और शेन के रिश्ते को खराब करना चाहती है। और इधर इस सच्चाई से अनजान जिनजिन की लाइफ शेन के साथ बहुत ही अच्छे से चल रही थी और अब वो शेन के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में भी प्लान कर रही थी। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिनजिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और यही पर सीओई जिनजिन से मिलने के लिए आती है और बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करा दिया है। और कहती है तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अमीर है और इस कंपनी का सीईओ। जिनजिन को इस बारे में पता चलते ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन इतना ज्यादा अमीर है और उससे ये बात छिपा के रखेगा। सीईओ की हरकत की वजह से वो उसे एक थप्पड़ मारती है और चीजों को क्लियर करने के लिए वो शेन के पास आ जाती है। अब शेन तो जिनजिन को अपने ऑफिस में देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो उससे माफी मांगने लगता है और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने ये बात क्यों नहीं बताई जिनजिन को। लेकिन जिनजिन उसकी बात काटते हुए उसे सीधे डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। जिनजिन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और वो कहती है कि उसे एक झूठे इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। ये कहकर जिनजिन फिर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शेन के फ्रेंड को भी ये बात पता चल जाती है। हम देखते हैं कि ऐसे करते करते 2-3 दिन बीतते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन जिनजिन शेन को दोबारा बुलाने के इरादे में नहीं थी। दूसरी तरफ शेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिनजिन को कैसे मनाए। और यहाँ पर उसका ही वो निकम्मा दोस्त उसे एक आइडिया देता है और वो आइडिया सुनकर शेन कहता है कि शायद ट्रिक हो जाए और शायद जिनजिन उसके पास वापस लौट जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनजिन ऑफिस के स्टाफ को एक दूसरे से बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। जिनजिन ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इतना ज्यादा अमीर है, ऐसा क्या हुआ और वो बैंकरप्ट भला कैसे हो सकता है। इस हालत के बारे में सुनकर वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेन ने जानबूझकर अपनी मॉम को ये कंपनी भेजी और जिनको बुरा फील हो और वो शेन के
पास वापस और सच में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि जिनजिन यहाँ पर शेन की मॉम से आकर मिलती है। मॉम जिनजिन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है। जिनजिन उसकी मॉम को उन दोनों की शादी की सर्टिफिकेट दिखाती है। उसकी मॉम खुश होकर जिनजिन को बताती है कि असल में शेन वही लड़का है जिसने उसे किडनैपर से बचाया था और शेन उसी दिन से तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो दूसरी कंट्रीज के सारे बिजनेस को पोस्टपोन करके यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। वो तुम्हें ढूंढने लगा था और एक दिन अचानक तुम उसे मिल गई। जिनजिन कहती है ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शेन अपनी लिखी हुई डायरी उसे देता और कहता तुम शुरू से मुझे मेल मॉडल समझ रही और इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहाना जो मिल गया था। मैं बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था बट तुम मुझे मेल मॉडल ही समझ रही थी। इसी बहाने से मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा था। डायरी पढ़ने के बाद जिनजिन इमोशनल होती है और वो शेन को यहाँ पर माफ कर देती है और दोनों एक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शेन और जिनजिन की यहाँ पर हैप्पीली वेडिंग शादी हो जाती है। ये शादी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर ग्रूम ब्राइड बना हुआ था और ब्राइड ग्रूम बनी हुई थी और इन दोनों की यहाँ पर वर्ल्ड डिफरेंट शादी हो गई थी। इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट स्टोरी।